और अब बात करते हैं सत्ता के सेमीफाइनल की। उपचुनाव में 21% उम्मीदवार ऐसे हैं जो दागी हैं, 39% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इलेक्शन वॉच और एडीआर ने यह ब्यौरा जारी किया है। सबसे अमीर प्रत्याशी हैं ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, देवरिया से समाजवादी पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी के पास 31 करोड़ की संपत्ति है। निर्दलीय धनंजय सिंह के ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं, जबकि बीएसपी के 7 में से 5 प्रत्याशी दागी हैं। समाजवादी पार्टी के 6 में से 5 प्रत्याशी दागी हैं। कांग्रेस के 6 में से 1 प्रत्याशी दागी है। 7 सीटों पर कुल 88 उम्मीदवार हैं और उनका पूरा ब्यौरा इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। एडीआर और इलेक्शन वॉच की तरफ से जो ब्यौरा जारी किया गया है उसके मुताबिक 21% उम्मीदवार ऐसे हैं जो दागी हैं और 39% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम है सबसे अमीर प्रत्याशी का, वो है ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी का। देवरिया से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। उनकी जो कुल संपत्ति है वो 31 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं निर्दलीय धनंजय सिंह के ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। बीएसपी के 7 में से 5 प्रत्याशी ऐसे हैं जो दागी हैं। समाजवादी पार्टी के 6 में से 5 प्रत्याशी ऐसे हैं जो दागी हैं। वहीं कांग्रेस के 6 में से 1 प्रत्याशी के दागे होने की जानकारी सामने आई है। 7 सीटों पर कुल मिलाकर 88 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 21% उम्मीदवार दागी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी ने जिन 7 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है उसमें से 5 प्रत्याशी दागी हैं। समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवारों में से 5 प्रत्याशी दागी हैं, जबकि कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। उसमें से 1 प्रत्याशी के दागी होने की बात सामने आई है। शबाब इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शबाब, हर राजनीतिक दल ये बात करता है कि वो दागी छवि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में नहीं उतारेगा, लेकिन जब असल में उम्मीदवारों के चयन की बात आती है तो हकीकत कुछ और होती है, और यही इस बार उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है। पार्टियों को वो मान्य होते हैं। आप कितने भी बड़े बाहुबली हों, अगर आप जिताऊ कैंडिडेट हैं तो पार्टियां आपको टिकट देने से गुरेज नहीं करती। मंच से बातें चाहे जो की जाएं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर चीजें देखने को मिलती हैं तो वो इन सब से बिल्कुल जुदा होती हैं, बिल्कुल उलट होती हैं। असल में इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर जो है वो हलफनामों के आधार पर प्रत्याशियों के बारे में डिटेल जारी करता है। ये वो डिटेल हैं जो प्रत्याशियों ने अपने हलफनामे के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा की हैं। यानी कि जब ये लोग अपना नामांकन करने जाते हैं तो अपने बारे में पूरा डिटेल देते हैं कि हमारे ऊपर कितने मुकदमे हैं, हमारी चल अचल संपत्ति कितनी है, कितने लोगों का हम पर कर्जा है। एक सारा स्पेसिफिकेशन दिया जाता है प्रत्याशी के तौर पर, और एडीआर इन्हीं डाटा को कलेक्ट करके जो डिटेल्स हैं वो सामने रखता है। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस बार भी हर बार की तरह एक बहुत बड़ा जो है वो फीसद है जो प्रत्याशियों का है, जिनमें लोग जो हैं वो करोड़पति हैं और दागी हैं। लगभग 29% करोड़पति हैं, यानी कि ये मान के चलिए कि आधे के आसपास प्रत्याशी जो हैं सभी पार्टियों के वो करोड़पति हैं। और दूसरी बात यह है कि 21% दागी होने की बात जो कही जा रही है प्रत्याशियों की, उनमें बात ये होती है कि किस पर कितने तरह के मुकदमे चल रहे हैं। एक भी मुकदमा अगर आप पर है, अमूमन होता ये है कि राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी होते हैं वो कहीं जनसभा में या कहीं पर उनके ऊपर तमाम तरीके के मामले रहते हैं तो उनको भी जोड़ा जाता है और उन्हीं के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। लेकिन सबसे करोड़पति जो उम्मीदवार हैं वो ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी हैं। 31 करोड़ रुपए इन्होंने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जो है वो इलेक्शन कमीशन को सौंपा है, और इसके साथ ही वो देवरिया सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रत्याशी हैं। और बसपा ने जिस तरीके से अपने सभी प्रत्याशियों को जो उतारा है, 7 में से 5 प्रत्याशी इनके करोड़पति हैं। सपा में 6 में से 5 दागी हैं और इसी के तरीके कांग्रेस के भी एक दागी हैं। तो ये डाटा जो है वो इन्हीं का ही डाटा होता है, मतलब कहीं से ढूंढने नहीं जाना है, इनके बारे में कोई बहुत खोजी काम नहीं करना होता है। ये जो अपना शपथ पत्र दाखिल करते हैं उसी शपथ पत्र में पूरा डिटेल लिख देते हैं। शब्दों में अगर एडीआर समझें शबाब, तो अगर प्रत्याशी जिताऊ है तो फिर दाग अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सहारनपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। कई लोगों के झुलसने की खबर सामने आई है। सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सतपुरा गांव में हादसा हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से कई लोग झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि फौरन ही झुलसे लोगों को अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन पटाखा फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसका कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जांच पड़ताल की जा रही है।
सहारनपुर के सतपुरा गांव में ये पटाखा फैक्ट्री स्थित थी, जहां पर भीषण आग लग गई और इसकी चपेट में आने से कई लोग झुलस गए हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। वहां पर जो लोग मौजूद थे, झुलसे हुए लोगों को फौरन ही उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। देवेश, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? ये सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र में ये पटाखा फैक्ट्री है, जिसमें सुबह सुबह भयंकर आग लग गई, जिसमें कई लोग झुलसे हैं। और अमित, आपको बताना चाहूंगा, आसपास के क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची है। अब लगभग जो है आग पर काबू पा लिया गया है, जिसमें 6 से 7 लोग जो हैं झुलसे हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेश, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं, महिलाओं ने भी डंडे चलाए हैं। मारपीट में 7 लोग घायल हो गए हैं। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। एक गुट ने दूसरे गुट पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है और इसी आरोप के बाद यहां पर मारपीट शुरू हो गई। दोनों गुट आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे से हमला किया गया। महिलाएं भी इस मारपीट में शामिल थी। बताया जा रहा है कि 7 लोग इस मारपीट में घायल हो गए हैं। तो गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 गुट एक दूसरे पर टूट पड़े। बताया जा रहा है कि एक गुट पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पहले कहासुनी होती है, मारपीट होने लगती है और इस दौरान एक दूसरे पर लाठी डंडे से भी हमला किया जाता है। आप देखिए, इस मारपीट में कई महिलाएं भी शामिल हैं। तो गाजियाबाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई है और कारण बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ को लेकर पहले विवाद होता है और देखते देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो जाता है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर एक चलते ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई है। यह हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर दनकौर थाना क्षेत्र में हुआ। आग लगते ही चालक और क्लीनर ट्रक से कूद गए। वहीं आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यही है कि ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही सुरक्षित हैं, क्योंकि आग लगने के फौरन बाद दोनों ही ट्रक से कूद गए, जिस वजह से उनकी जान बच गई। लेकिन ट्रक में लगी आग भयंकर होती चली गई, जिसके बाद दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और कासगंज में भी आग का तांडव देखने को मिला है। शॉर्ट सर्किट से यहां पर आग लग गई। आग में 3 झोपड़ियां खाक हो गई हैं। काजी नगला में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया है। कासगंज में भी आग का तांडव देखने को मिला है। यहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और देखते देखते आग ने 3 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। काजी नगला इलाके में हादसा हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इस आग पर काबू पाया है। और अब हादसे की खबर उन्नाव से आ रही है, जहां पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां तेज रफ्तार बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। बस दिल्ली से सीवान जा रही थी। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उन्नाव में हादसा हुआ है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, जहां पर तेज रफ्तार बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई, जिससे बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई है। 14 यात्री घायल हुए हैं। जानकारी मिली है कि बस दिल्ली से सीवान जा रही थी, तभी उन्नाव में हादसे का शिकार हो गई है। सभी घायलों को फौरन ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना पर पुलिस और यूपीडा की टीम भी मौके पर पहुंची और फौरन ही यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उन्नाव में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। यही वो बस है जो हादसे का शिकार हुई है। दिल्ली से सीवान जा रही थी और तेज रफ्तार के चलते ये बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में सड़क किनारे बने गड्ढे में पलट गई, जिसकी वजह से एक यात्री की मौत हो गई है। 14 यात्री ऐसे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अनुज, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? अनुज, आपको आवाज मिल पा रही है? जी। हादसे के बारे में क्या जानकारी है अनुज?
जी बता दें, ये औराद थाना क्षेत्र के 270 माइल स्टोन पर यह हादसा हुआ है। ये तेज रफ्तार बस थी जो अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। जो वही 30 से ज्यादा जो अन्य घायल थे उन्हें औराद CHC में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे की सूचना के बाद पुलिस और यूपीडा की गाड़ी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर घंटों के रेस्क्यू के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों को सूचना दी जा रही है। वहीं जो पुलिस है मामले की जांच कर रही है। जी अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर गाजियाबाद से, जहां पर व्यापारी लापता हो गया है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जाहिर की है। किराना व्यापारी के लापता होने की बात सामने आई है। किराना व्यापारी पराग घोष लापता हो गए हैं। परिजनों ने अपहरण की आशंका जाहिर की है। राजनगर एक्सटेंशन से व्यापारी लापता हो गया है, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है और अपहरण की आशंका जाहिर की है। अमित राणा इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। अमित, कोई जानकारी मिल पाई अब तक व्यापारी के बारे में? जी आपको बताऊंगा, व्यापारी पराग घोष जो कि मंगलवार देर रात से अपने घर से लापता है। परिजनों ने किसी आशंका के चलते ही अपहरण की इनके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई गई है कि यहाँ मुकदमा करवाया गया है। वहीं दूसरी ओर बड़ा मामला ये सामने निकल कर आता है कि 4 महीने पहले जो बिल्डर थे विक्रम त्यागी, उनका भी इसी तरीके से अपहरण हुआ था, जिनकी गाड़ी मुजफ्फरनगर में मिली थी, STF 20 में लगाई गई थी। बावजूद उसके अभी तक उसका भी कोई हल अभी तक निकल कर नहीं आ पाया है। परिजनों का यही कहना है कि पुलिस भी उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं अगर बात पुलिस की जाए, पुलिस के आला अधिकारी सिर्फ एक छोटी सी बाइट देकर इस मामले की तीसरी पूरी कर लेते हैं। वहीं मीडिया के सवालों से बचते हुए भी रह जाते हैं। वजह सिर्फ एक ही रहती है कि कहीं मीडिया कोई ऐसे सवाल उनसे ना पूछ ले जिनका जवाब शायद शासन और प्रशासन की तरफ से ना दिया जा सके। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि लगातार ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और अब यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। लोग पोते पोतियों की शादी कराते हैं। उस उम्र में अगर कोई खुद शादी करे तो हैरानी होती है। ये कहानी है प्रतापगढ़ के 70 साल के एक बुजुर्ग की, जिसने 50 साल की अपनी प्रेमिका से शादी की, और वो भी बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के साथ, बेटों और सैकड़ों गांव वालों के सामने। कहानी पूरी फिल्मी है। प्रतापगढ़ के रानीगंज इलाके के पटहटिया गांव के अवध नारायण यादव का 50 साल की रामरती के घर बचपन से ही आना जाना था। इस दौरान 14 साल की उम्र में उसे प्यार हो गया। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। इस बीच बिना शादी किए ही उनके 5 बच्चे भी हो गए। इस बीच एक दिन अचानक अवध नारायण गांव छोड़कर चला गया और सन्यासी बन गया। वक्त ने एक बार फिर से करवट बदली। करीब 40 साल बाद जब अवध नारायण गांव लौटा तो उसे फिर से प्रेमिका की याद सताने लगी, लेकिन तब तक उम्र लगभग 70 साल हो गई थी। फिर क्या था, बेटे और परिजनों ने दोनों की पूरे विधि विधान के साथ शादी करा दी। वो बचपन में मिला करता था, उसी समय प्यार भी हुआ था और 5 बच्चे भी हो गए थे। उसके बाद वह साधु बन गया था। हालांकि अब 70 साल के बुजुर्ग दंपत्ति ने अब फिर से विवाह रचा डाला तो कहीं न कहीं प्रतापगढ़ में चर्चा का विषय बन गया। इसमें उनके बेटे और रिश्तेदार बाराती बने। गांव के लोगों को भी शादी में बुलाया गया और बैंड बाजे के साथ अवध नारायण बारात लेकर पहुंचे और पूरे रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई। बचपना में पहली मुलाकात थी, बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई। बीच में तो मैं यहाँ था, रही भाग गया था, साधु हो गए थे, तो वापस आया जो 50 साल के बाद, फिर हमें इससे शादी करना पड़ा। शादी के लिए बकायदा निमंत्रण कार्ड भी छपवाए गए थे और बारातियों के लिए खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त भी था। इस मौके पर महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए। ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब कोई बिना शादी किए 5 बच्चों का पिता बन जाए और फिर सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाए। फिर 40 साल बाद उसे प्रेमिका की याद सताने लगे तो घर लौट आए और बेटों की मौजूदगी में शादी रचाए, वो भी उस महिला से जिसे वो छोड़कर चला गया था और जो आज उसके 5 बच्चों की माँ थी। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़।
और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते बात उस शुभ घड़ी की जिसकी खरीदारी के लिए इंतजार रहता है। और एक खुशखबरी लेकर आया है अमेजॉन, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है। ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर ये सोने पर सुहागा हो जाता है। अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही सुहागा है जहां ब्रांड तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन दाम बेहद कम। तो आइए देखिए आज की खरीदारी में क्या है आपके लिए बेहतरीन डील। फेस्टिवल खुशियां गिफ्टिंग डेज शुरू हो रहे हैं आज से। अपनों को गिफ्ट करे खुशियां लेटेस्ट फैशन, स्मार्टफोन्स, घर और किचन के प्रोडक्ट्स के साथ। ये है आज की टॉप डील्स। सैमसंग गैलेक्सी M51 अब 22,499 रुपए में, MI Band 5 अब 2,499 रुपए में। टॉप घर और किचन के ब्रांड्स पर 70% तक की छूट। Redmi Note 9 Pro Max अब 15,999 रुपए में। Samsung Galaxy Tab A7 अब 17,999 रुपए में। टॉप फैशन ब्रांड्स पर 70% तक की छूट। Amazon Great Indian Festival खुशियां गिफ्टिंग डेज लाइव नाउ।